हेलो एवरीवन, एक बार फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मेरा रूटीन के हिसाब से कुछ पढ़ाई हो नहीं पाई, तो मुझे एक चीज़ आ गई कि आप लोगों का पेपर है, एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। ये चीज़ें अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा भी पहले क्या था, मुझे भी सीटेट से एक अंदर से डर सा लगता था, क्योंकि मुझे इसकी लैंग्वेज कभी समझ में नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि टेट से ही अलग है। मेरा टेट 2 बार मैंने निकाल दिया था, और सीटेट जब पेपर देखती थी इसका प्रीवियस ईयर का, जैसे किसी ने पेपर दे के आया तो मैं मांग लेती थी, और वो पेपर देखती तो कहीं न कहीं पेडागोजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। और सीटेट में यही होता है कि इसकी लैंग्वेज ही अगर आपको समझ में आ गई, फिर आपका अच्छे से हो जाएगा। इसकी लैंग्वेज मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती थी, मुझे भी डर लगता था, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें आसान होती चली गई, और अब सीटेट से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अब सब ऐसा लगता है जैसे नहीं, एक बार होता है किसी नए घर में गए तो डर लगा, अब सब अपना-अपना सा लगता है। तो पैसेज की यहाँ पे हम बात करेंगे कि पैसेज को मैंने कैसे सॉल्व किया था, क्योंकि हमारे हिंदी में और संस्कृत में, इंग्लिश की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, हिंदी में और संस्कृत में पैसेज आते हैं। 15 नंबर का तो पैसेज आ जाता है, जिसमें एक गद्यांश का होता है पैसेज और पद्यांश का होता है। दोनों के क्वेश्चन मिला के 15 होते हैं, 15 नंबर यहाँ से पेडागोजी आती है। तो पैसेज को अगर हम अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से, तो हम यहाँ पे 14 नंबर आराम से ला सकते हैं। यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये जो गद्यांश है, इसी में सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गए थे। बाकी आगे मेरे पूरा पैसेज यहाँ तक, ये जो है यहाँ पे पूरे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 7 वहाँ पे, ये पूरे नंबर मेरे अच्छे से आ गए। पेडागोजी में भी कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, ये मेरा ही पेपर है, मतलब मैं, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे, ये स्टार्टिंग में मैंने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए थे, जो अब देखती हूँ तो लगता है कि मुझे पैसेज देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं नॉर्मली कि हल्का सा आपको पैसेज समझ में आ जाता है, आप उसके बेस पे कर लेते हैं। बट मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे किस बेस पे क्वेश्चन गलत हो गए थे। ये पहला ही क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था यहाँ पे। तो इतना छोटा गद्यांश है, ठीक है? यहाँ पे बिल्कुल भी, मतलब कभी-कभी आ जाता है, बहुत बड़ा-सा गद्यांश आ जाता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे आया था, बहुत ईज़ी गद्यांश आया था, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको पूरा पढ़ भी सकते थे। तो गद्यांश का पहला रूल तो आप ये जो है, सॉरी, गद्यांश का पहला रूल तो आपको ये मतलब याद रखना है कि अगर गद्यांश छोटा है तभी आपको उसको पूरा पढ़ना है, नहीं तो आपको पहले क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे आंतरिक स्वच्छता लिखा है, बड़ा होता अगर ये, तो हम आंतरिक स्वच्छता यहाँ पे आ गया। अब हमें पता चल जाता है यहाँ से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा या नहीं, तो हम वहाँ से उसको जो है एक टारगेट करते कि अच्छा ये बुनियादी है, तो यहाँ पे हम बुनियादी देखते हैं कहाँ पे है, वहाँ से हमको क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो हम अगर उसको पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखते ही हम कर लेंगे, नहीं, फिर से हमें गद्यांश पे जाके ही क्वेश्चन ढूँढने होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे माइंड में नहीं होता है कि पूरा गद्यांश हमने देख लिया और सारे क्वेश्चन सटासट ऐसे करते चले गए। नहीं, गद्यांश तो आपको देखना ही पड़ेगा। वो जो क्या इसको बोलते हैं, मैं गद्यांश बोल रही हूँ, हाँ गद्यांश ही है ये। तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाती है। जैसे पहला मेरा क्वेश्चन क्या गलत हुआ, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे मुझे नहीं देखने की ज़रूरत थी, मैं ऑप्शन देख सकती हूँ, प्रेम, शिक्षा, निर्मल विचार और शांति। तो मैंने यहाँ पे ये ब्लैक पेन से टिक है, मैंने यहाँ पे निर्मल विचार लगाया है। जबकि यहाँ पे आंतरिक स्वच्छता के आयाम कौन-कौन से हैं? यहाँ पे शिक्षा होता है, शिक्षा मन की शांति से संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे, मतलब क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारी आंतरिक चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, जैसे प्रेम हो गया, निर्मल विचार हो गया, शांति हो गई। पर शिक्षा क्या है, ये कहीं न कहीं बाह्य रूप से जो है, बाह्य कारक इसको हम मान सकते हैं, बाहर से शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, शिक्षा की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है? बुनियादी में प्रत्यय, ये मेरा क्वेश्चन, और कौन-सा मेरा गलत हुआ था? यहाँ पे फिलहाल मेरा क्वेश्चन जो गलत हुआ था, मैं वो पहले देख लूँ। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है? तो मैंने यहाँ पे लगाया था मन में कोमल भाव जगाना, और यहाँ पे आंतरिक स्वच्छता का जो है तात्पर्य था, मन के बुरे भावों को दूर करना। पूरा ये पैसेज जो था, ये था कि सात्विक विचार लाइए, मन में जितने भी बुरे भाव हैं उनको दूर करिए, और जितनी मन में कुरीतियाँ भरी हैं उनको दूर करिए, नॉर्मली ये था। और मैंने मन में कोमल भाव जगाना, मुझे ऐसा लगा, शायद मैंने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मैं वो हो गई होगी चीज़ों को करके कि ऐसे-ऐसे करूँगी, क्योंकि मैंने पहले वो सोच के पेपर देने गई थी कि मैं, मुझे ऐसे-ऐसे करना है, ऐसे-ऐसे करना है, चांस नहीं लेना, ऐसा करके, तो ज़्यादा जल्दबाजी में ऐसे-ऐसे चीज़ें हो गई। बाकी ये सारे क्वेश्चन्स हैं, यहाँ पे देखिए नॉर्मली आ जाता है, समूह समूह से भिन्न कौन-सा है? यहाँ पे आराम से आप देख के बता सकते हैं कौन-सा भिन्न है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। कुछ क्वेश्चन्स ऐसे आएँगे जो आपको कोई ज़रूरी नहीं है, आपको गद्यांश देखने की ज़रूरत ही हो। तो अगर गद्यांश छोटा है तभी हमें पढ़ना है, एक बार हम पढ़ लेंगे तो कहीं न कहीं क्वेश्चन हमें समझ में अच्छे से आने लगेंगे। अगर गद्यांश बड़ा आ गया है आपका, तो आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है, उसके बाद उसी हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब आपको वहाँ पे आंसर जाके ढूँढना है। जैसे यहाँ पे आंतरिक स्वच्छता है, तो आप आंतरिक स्वच्छता यहाँ पे जाके ऐसे आसानी से ढूँढ सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है जब मैं ला सकती हूँ इसमें, देखिए सिर्फ़ यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। कितने क्वेश्चन थे यहाँ पे? अच्छा, 9 क्वेश्चन यहाँ गद्यांश के आ गए, 6 क्वेश्चन यहाँ पे इस जो ये कविता टाइप है यहाँ से आए थे। तो ये कविता वाले तो मेरे सारे सही थे क्वेश्चन,
मेरे सिर्फ यहाँ वाले क्वेश्चन 2 गलत हो गए थे, वही स्टार्टिंग वाले। बाकी विशेषण विशेष ये इतनी नॉर्मल यहाँ पे व्याकरण आती है कि आपको अलग से व्याकरण करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक मतलब चीज़ बोलूँगी कि अगर पेपर को समझना है या आप चाहते हैं कि एक ही बार में आप अच्छे से क्रैक कर लें, क्योंकि बार-बार ना तो आपको पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत है, ना इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। एक बार आपका अच्छे से सीटेट निकल जाए, उसके बाद आपको आगे कि ऐसा है नहीं कि सीटेट से जॉब मिलेगी। सीटेट तो एक क्वालिफाइंग है, इसके बाद आपको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अपना जो है जिस चीज़ की आप टीचिंग की सुपर टेट हो गया, DSSB हो गया, तो उसके लिए आप बार-बार सीटेट के लिए अगर ये टाइम वेस्ट करते रहेंगे, इससे चाहे थोड़ा-सा अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर लगाएँगे। मैं एक चीज़ सजेशन देना चाहती हूँ सभी को कि मॉक जो है मॉक को अवॉइड करें। यहाँ पे सीटेट के लिए आपको मॉक देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर को मॉक समझ के, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने उसमें पढ़ा है CDB में स्टैंडर्डाइज, मतलब एक मानक सेट होता है, उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, कहीं अलग से कोई सिलेबस नहीं बना देते हैं, उसी के बेस पे क्वेश्चन चेंज करके क्वेश्चन बनता है। तो वो चीज़ वहाँ से अगर आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा, आपका टॉपिक अगर क्लियर हो जाएगा उस चैप्टर से, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लेंगे आसानी से। मॉक क्या होता है, मॉक का कोई ऐसा नहीं होता कि वो जो सीटेट के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के बेस पे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोचिंग सेंटर जो होते हैं वो मॉक जो वहाँ के स्टूडेंट होते हैं, टॉपर्स होते हैं, या वो बना रहे होते हैं। तो मॉक ऐसा ये नहीं बोल सकते कि मॉक एक बहुत अच्छे लेवल का होता है, वहाँ से करके अगर कभी कभी मॉक बहुत टफ बना देते हैं, तो मॉक पे मत जाइए, प्रीवियस ईयर अच्छे से करिए, वहाँ से आपका सीटेट क्लियर होगा। सीटेट बाकी मैं ना टेट की बात करूँगी ना सुपर टेट की बात करूँगी, वहाँ से सिर्फ हमें एनालिसिस करना होता है जो है प्रीवियस ईयर से। मगर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सीटेट की, तो सीटेट में अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर होता है यहाँ पे। एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से नोटिस की है, और इस चीज़ को मुझे लग रहा है लोग इग्नोर करते हैं, मगर ये इग्नोर करने वाली बिल्कुल चीज़ नहीं है, इसको आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी भी कितना टाइम है, आज 9 जून है, संडे है आज। अभी अभी से भी अगर आप जो है अभी टाइम है, अगर आप डेली एक प्रीवियस ईयर कम से कम एक, तो मैंने मिनिमम बोला है, एक से क्या ही होगा, लेकिन हाँ अगर आप एक करेंगे, वहाँ जो आपके क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उसको पढ़िए अच्छे से, और रिवीजन करिए उन्हीं चीज़ों का, उन टॉपिक्स को अच्छे से करिए जाके, तो वहाँ से आपका जो है स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जो एक होता है ना कि आपका एग्ज़ाम निकलने की परसेंटेज वो ज़्यादा होने लगे, मतलब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा इन चीज़ों को अगर आप करेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करिए। आप जितना टाइम बचा है, 9 जून हो गया आज, संडे का दिन है आज, 7 को आपका एग्ज़ाम है, मतलब 1 महीने से कम, अब धीरे-धीरे 1 महीने से कम ही दिन बचे हैं आपके पास। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर उठाइए। और प्रीवियस ईयर के लिए मैं बता दूँ, मुझे मिली नहीं थी अरिहंत की प्रीवियस ईयर, क्योंकि हाँ, मैंने ये सुना है कि मिस्टेक्स होती हैं उसमें। कौन-सी वो बुक होती है, किरण पब्लिकेशन में, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स मुझे भी दिखी, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं है, क्योंकि मुझे उनकी बुक का कोई ऐसा वो प्रचार नहीं करना है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स उसमें थी, तो अरिहंत का ले लीजिए या फिर जिसका भी आपको समझ में आता है ले लीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर करिए, क्योंकि उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और बस यही है। और अगर यहाँ मैं इस चीज़ की बात करूँ कविता की, तो कविता को हाँ थोड़ा-सा आपको जो गद्यांश है उससे ज़्यादा यहाँ पे कविता को अच्छे से पढ़ के करना चाहिए। लेकिन देखिए मैंने प्रॉपर कर दिया है। जब आप कविता पढ़ते चले जाएँगे, कभी-कभी होता है जो यहाँ पे लाखों लोगों ने प्राणों की कीमत चुकाई थी, तो यहाँ पे कविता में क्या हो जाता है, सेकंड वाली लाइन का जो है पहली वाली में आंसर होता है। आप यही नहीं देखिए कि व्यापारी बनकर आए थे, ये तो एक नॉर्मल कविता यहाँ पे थी। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदानों से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। मैंने पढ़ लिया, अब नीचे के क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप अच्छे से वहाँ पे एग्ज़ाम में आप अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, बिना मतलब आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम में जब मैं बैठती हूँ मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल डेज़ की जैसे मैं तैयारी कर रही होती हूँ, उसकी अगर मैं कंपेयर करूँ तो एग्ज़ाम सेंटर में मेरा दिमाग ज़्यादा चलने लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा कंसंट्रेशन पूरा यहीं पे है। वो वाला आपके साथ भी होता होगा। तो वहाँ पे अच्छे से अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो हो जाएगा कि आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है, भाई वीरों के बलिदानों को दिया जाता है, और थोड़ी ना होता है व्यापारियों के सहयोग वगैरह कुछ नहीं है, वो तो व्यापारी बनकर छल करने आए थे। नीति शब्द किस प्रत्यय से है, यहाँ पे अब जैसे नीति इक प्रत्यय, ठीक है, क्योंकि ई और ता तो प्रत्यय है, लेकिन ता इसमें है नहीं, ना ई है ना बड़ी ई है, तो इक प्रत्यय हो जाएगा। देश की स्वतंत्रता के लिए क्या हुआ था,
वीरों ने बलिदान किया था तो आहुति दी थी। कविता में छल की बात किसके लिए की गई है? गुलाम व्यापारी बनाने, गुलाम जो बन के आए थे व्यापारी। मतलब मैंने देखा मैंने इतना सा पढ़ लिया, नीचे के सारे क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो मुझे गद्यांश से ज़्यादा ये पद्यांश अच्छा लग रहा है, जहाँ पे एक बार सिर्फ पढ़ के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो जितना हमने मन में बना लिया है इस चीज़ को, उतना टफ भी नहीं है। अगर आप सही से चलेंगे, मतलब सही जो चीज़ें होती हैं ना उनको बना के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है रिवीजन तो मैटर करता है, मगर सिर्फ आपने अगर सिलेबस ले लिया, किसी के पीडीएफ निकलवा लिए, मैं फिर इतना बोल रही हूँ, अगर आपने किसी के पीडीएफ निकलवा लिए हैं और आप किसी बुक से सिर्फ पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको एग्ज़ाम में उतनी हेल्प नहीं मिलने वाली है। आप वहाँ पे जाओगे, आप सोचोगे मैंने इतना पढ़ाई की थी, मेरा क्यों नहीं निकला, मतलब क्यों नहीं निकला। वहाँ पे आपका हो जाएगा लैक ऑफ यही जो पीवाईक्यू आपने नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे पीवाईक्यू करने से आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आती है, जो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर उसकी लैंग्वेज को पकड़ के नहीं चलेंगे, उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, आपका सीटेट नहीं क्लियर हो पाएगा। मेन चीज़ है आप प्रीवियस ईयर करिए, वहाँ से आपको लैंग्वेज समझ में आएगी, आप समझोगे अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन होता है। नॉर्मली आपकी हो जाएंगे 75 नंबर यहाँ पे पेडागोजी के हैं, उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा, वो आपका कवर होगा प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर जितना हो सकता है उतना लगाइए और सीटेट अपना क्लियर करिए अच्छे से। बाकी मुझे बीच में जो जो चीज़ें याद आती रहेंगी कि मैंने कैसे फेस किया था, मैंने कैसे किया था, कैसे किन चीज़ों को ईजी बनाया था, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है लिख दिया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं हम इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मैं अपने ब्लॉग तो डालती ही रहती हूँ, जो भी चीज़ें मेरे साथ होती हैं या पढ़ पाती हूँ नहीं पढ़ पाती हूँ सारी चीज़ें। तो हम मिलेंगे अपने इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी पढ़ें, मस्त रहें, अच्छे रहें, खुश रहें।